बच्चों, तो कैसे हैं आप? एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी मैथमेटिक्स में। आज इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बेटा, नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कक्षा 9वीं से संबंधित अध्याय 7 है जिसका नाम है त्रिभुज। और इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में हम त्रिभुज से संबंधित सभी बातों से चर्चा करेंगे कि आज किस किस मुख्य बिंदु हम इसमें पढ़ने वाले हैं त्रिभुज के अंतर्गत, है ना। त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं, और इस चैप्टर से संबंध और भी त्रिभुज की कसौटियां, है ना, सर्वांग समता सर्वांग सम होने की जो कसौटियां हैं, वो सारी बातें आज हम इस वीडियो में आगे करने वाले हैं। तो बेटा वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरह के अमेजिंग वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। पहला हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है त्रिभुज। त्रिभुज मतलब इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइंगल। अब त्रिभुज, अगर हम त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं या त्रिभुज के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो आखिर त्रिभुज होता क्या है, जरा ऐसे इस पे बारे में बात कर लेते हैं। पहला हमारा टॉपिक होगा त्रिभुज क्या है। इसको देखो, त्रिभुज। त्रिभुज क्या होगा आपको पता होगा या आपने पढ़ा भी होगा छोटी क्लासों में। त्रिभुज क्या है? त्रिभुज आप देखते होंगे, ये आकृति आपको दिख रही है, ये कहलाती है त्रिभुज। को नाम दे सकते हो आप ए बी सी। सर समझ गए? तो त्रिभुज पर परिभाषा क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या है? तो आप इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हो बेटा? आप इसकी परिभाषा लिख सकते हो कि तीन भुजाओं, आप इसमें क्या क्या दिख रहे हैं आपको? तीन भुजा दिख रही हैं, तीन शीर्ष दिख रहे हैं। आखिर त्रिभुज में होता क्या? देखो, तीन भुजाएं होती हैं, देखते जाइए आप। तीन भुजाएं होती हैं, तीन शीर्ष होते हैं। सर शीर्ष क्या है? ए बी सी। ये कौन ही दिख रहा है आपको? ये शीर्ष है। और आप यहाँ देखो, ये कोण बन रहे हैं, ये बन रहे हैं भैया। तो तीन कोण भी होते हैं सर त्रिभुज में। तीन शीर्ष, तीन भुजाएं और तीन कोण। तो आप कह सकते हो कि तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को क्या कहोगे आप? तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। सर अब तीन भुजाएं तो ये भी होगी बेटा, ये तो क्या ये थोड़ी ना त्रिभुज बन गई? तो बंद होनी चाहिए आकृति। क्या होनी चाहिए? बंद आकृति। आप लिख सकते हो तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन शीर्ष और तीन कोण होते हैं। अब बात कर लेते हैं त्रिभुज के प्रकार की। आप देखोगे कि त्रिभुज का जो प्रकार होते हैं बेटा, वो कैसे होते हैं। तो त्रिभुज के प्रकार में आप देखो, त्रिभुज को दो आधार पर त्रिभुज का जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार से किया गया। कितने प्रकार से बेटा? दो प्रकार से। देखो, पहला वर्गीकरण आप लिख सकते हो, एक वर्गीकरण होता है भैया भुजा के आधार पर। पहला प्रकार क्या होता है? भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर पहला प्रकार। दूसरा प्रकार त्रिभुज का होता है भैया कोण के आधार पर। किसके आधार पर? कोणों के आधार पर। थोड़ा थोड़ा सा मैं बेसिक बता रहा हूँ इसका, कोणों के आधार पर। ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा मैं उसको समझाते जाऊंगा, एक्सप्लेन करते जाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो त्रिभुज का वर्गीकरण कितने आधार पर बेटा? दो आधार पर। पहला प्रकार क्या है? भुजा के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण किया। दूसरा कोणों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। अब त्रिभुज का जो भुजा के आधार पर होता है वो तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। पहला होता है भैया, जैसे देखेंगे आप, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। इसका दूसरा प्रकार होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, ध्यान से समझेंगे आप। समद्विबाहु त्रिभुज, भुजा के आधार पर जब वर्गीकरण करते हैं हम त्रिभुज का, तो इसमें जो भुजा के आधार पर त्रिभुज होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है भैया विषमबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा हम आपको समझा दें, तीसरा होता है भैया समबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समझ गए ना आप? तो भुजा के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। क्या? विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। अब ये होते क्या? इसकी डेफिनेशन में आपको समझा रहा हूँ, देखिए जरा। आप देखो, पहले देखा विषमबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं अलग अलग हो। देखो आप, ये अलग, ये अलग, ये अलग, तीनों। मान लो इसको नाम दे रहा हूँ मैं ए बी सी।
तो ऐसा त्रिभुज विषम, क्या लिखा है, विषम बाहु त्रिभुज। तो इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे बेटा कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमने ये दिया 3 सेंटीमीटर, ये दिया 5 और ये दिया 7 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज में देखो ये 3 सेंटीमीटर की, ये 5 सेंटीमीटर की, ये 7 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं और ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। समझ गए ना। दूसरा क्या लिखा हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब समझो आप जरा। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है बेटा ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज का जो हम परिभाषा उसकी हम बताएं, उसकी डेफिनेशन जो हम करेंगे तो समद्विबाहु त्रिभुज को हम ऐसे परिभाषित करेंगे बेटा कि ऐसा त्रिभुज, नाम से स्पष्ट हो रहा है, सम मतलब बराबर समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं बिल्कुल बराबर हो, कोई भी दो भुजाएं बराबर हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम कहेंगे बेटा समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे ये इसका नाम दे रहा हूं मैं PQR। तो ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये अलग है। समझ गए ना। तो आप ये सर ये तो नहीं हो सकता ये और ये बराबर हो सकता है ये और ये भुजा बराबर हो सकता है ये और ये भुजा बराबर हो। तो ऐसे आप देखोगे कि ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि त्रिभुज का जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं बेटा कक्षा 9वीं का अध्याय 7 जिसका नाम है त्रिभुज, तो आपको कम से कम त्रिभुज के बारे में तो पता होना चाहिए। ठीक है, आप देखिए समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जो त्रिभुज जो भुजा के आधार पर है बहुत ही सरल होते हैं, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं इसको नाम दे रहा हूं XYZ। तो आप लिख सकते हो, नाम से स्पष्ट देखो इसका क्या लगा, समबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी की सभी भुजाएं एक समान हो, बराबर हो। जैसे मान लो ये 3 है तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। तो अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो ऐसे त्रिभुज को हम कहेंगे भैया समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो विषम बाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हो, एक जैसी, वो कहलाता समबाहु त्रिभुज। ये हो गया त्रिभुजों का भुजा के आधार पर वर्गीकरण। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। अब बात कर लेते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज। इसके आधार पर भैया कोणों के आधार पर त्रिभुज। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज पे आप देखोगे पहला जो प्रकार होता है वो होता है भैया न्यून कोण त्रिभुज। ध्यान से देखोगे आप, न्यून कोण त्रिभुज, मैं उसके नाम लिख रहा हूँ फिर परिभाषा भी आपको बताते जाऊंगा। दूसरा आप देखोगे अधिक कोण त्रिभुज। क्या होता है भैया, अधिक कोण, या इसको यहाँ भी लिख सकते हो न्यून कोण त्रिभुज, यहाँ लिख दो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तीसरा प्रकार होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अगला प्रकार होता है, देखो बेटा हो गया न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। फिर क्या होता है ऋजु कोण त्रिभुज। यह तीनों प्रकार के लिख सकते हो प्रतिवर्ती कोण त्रिभुज। तो मैंने ये समझ लेते जरा, जो हमें जरूरी है ये तीनों के तीनों समझ लीजिए। ठीक है, कोणों के आधार पर इसको भी तीन समझ लीजिए, और भी आगे होते हैं लेकिन मैं आपको ये समझा देता हूँ, इतना समझ लीजिए। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होगा भैया, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक आप कोण देखोगे कि न्यू उसका जो कोण बन रहा है, जैसे मान लीजिए ये है, ये आप नापोगे तो ये 90 से कम होगा, ये कोण मापोगे तो 90 से कम होगा, ये कोण मापोगे तो 90 डिग्री से कम होगा। तो आप लिख सकते हो कि ऐसा त्रिभुज जिसके कोण 90 डिग्री से कम हो या जिसके कोण 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसके कोण संगत कोण 90 डिग्री से कम हो तो क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। अधिक कोण त्रिभुज क्या होगा कि ऐसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण, कम से कम एक कोण, ये वाला कम से कम एक कोण 90 डिग्री से, ये सीधा करोगे तो 90 होगा, ये 90 से ज्यादा आ रहा। तो ऐसा कोण जिसका, अगर देखोगे आप, ऐसा त्रिभुज जिसके किसी एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो या जिसके कोणों का मान 90 डिग्री से अधिक हो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अगली बात कर लेते हैं हम किस पर, सॉरी ये मैंने अधिक कोण का समझा दिया। समकोण क्या होता है, तो लिखोगे आप ऐसा कोण या ऐसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण 90 डिग्री हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो
वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और जिसका 90 से ज्यादा हो वो अधोकोण कोण त्रिभुज, और जिसकी माप 90 डिग्री से कम हो वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। अब और भी होते हैं कोण, जैसे हम आपको समझा दें, विजु कोण, ठीक है। अगला होता है प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण समझ रहे हो ना। उसके बाद होता है पूर्ण कोण, पूर्ण कोण समझ रहे हो ना। संपूरक कोण, पूरक कोण, ये सारी चीजें होती हैं। तो ऋजु कोण मतलब होता है ऐसा कोण जिसकी माप 180 डिग्री हो, जिसको माप है तो कितना 180 डिग्री हो। और आप लिख सकते हो कि सीधी सरल रेखा पर बनने वाले कोण को हम कहते हैं भैया ऋजु कोण। और प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण क्या होता है 180 डिग्री से ज्यादा लेकिन 360 डिग्री से कम हो, ऐसे कोण को हम कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। और पूर्ण कोण मतलब ऐसा कोण जिसकी माप 360 डिग्री हो। अगर उस कोण को 360 मतलब एक पूरा चक्कर लगाएगा, ये कोण पूरा कितना कहलाता है 360 कहलाता है। तो जब कोई कोण अगर 360 डिग्री का बन रहा है, पूरा चक्कर लगा रहा है, तो वो पूर्ण कोण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, संपूर्ण या पूर्ण कोण कहलाता है। अब संपूरक कोण क्या होंगे, तो संपूरक कोण ऐसे कोण होते बेटा अगर कोई भी दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो ऐसे कोणों को हम कहते हैं पूरक कोण। और यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए, अगर कोई भी हम दो कोणों को जोड़े और उनका योग हमें 180 डिग्री मिल रहा है, तो उन कोणों को हम कहते हैं भैया संपूरक कोण। तो इसी प्रकार इसका जो हमारा त्रिभुज से संबंधित जो रिलेटेड बेसिक था वो मैं अभी समझा रहा हूँ, समझा दिया है आपको, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट इसके आगे बात करते हैं। और भी बेसिक है हमारा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलिए अगला अगला है सर्वांग सम आकृतियां। इसका मुख्य बिंदु अगला सर्वांग सम आकृतियां। प्रस्तावना पढ़ाने का उद्देश्य होता है बेटा कि जो पाठ हमें पढ़ना है ना, उसमें किस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसको पहले से तैयार करना। ठीक है, जैसे आपको मान लो कुछ भी चीज जैसे खिचड़ी बनाना, तो पहले से तैयारी करनी पड़ती है कि चावल दाल सब कुछ होनी चाहिए। इसलिए आपको अगर पूरा ये चैप्टर सीखना है तो आपको उस चैप्टर की प्रस्तावना जरूर सीखनी होगी। अगर आपसे प्रस्तावना बनती है तो पूरा का पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपसे उस पाठ की, उस अध्याय की प्रस्तावना इंट्रोडक्शन नहीं आती तो आपसे वो चैप्टर अच्छे से नहीं आएगा और हर जगह आप गलती करोगे। तो इसलिए प्रस्तावना पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इसमें एक मुख्य बिंदु है हमारा सर्वांग सम आकृतियां। सर्वांग सम आकृतियां का मतलब क्या होता है समझ रहा। सर्वांग सम आकृतियों का अर्थ होता है, हम यहाँ लिखेंगे इसकी डेफिनेशन कि सर्वांग सम आकृतियों का अर्थ है, सर्वांग सम आकृतियों का अर्थ है, क्या है सर्वांग सम आकृतियों का अर्थ? सभी प्रकार से समान, सभी प्रकार से समान आकृतियां। सभी प्रकार से समान आकृतियां का मतलब है बेटा ऐसी आकृतियां जिनके आकार और माप समान हो। उनका आकार देखे तो भी एक जैसा हो, और अगर उनको हम मापे तो उनका माप भी एक जैसा होना चाहिए। और ऐसी आकृतियों को हम कहते हैं भैया सर्वांग सम आकृतियां। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं ले लूं, जैसे मैंने यहाँ लिया, एक मैंने ये त्रिभुज लिया, एक मैंने ये त्रिभुज लिया, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। मैंने एक ये आकृति ली, सपोज दैट ये ली, सपोज दैट मैंने ये आकृति ली, ठीक है। ये सपोज दैट हमारी आकृतियां हैं ये, ठीक है। तो ये वाली आकृति इसके सर्वांग सम होगी और ये वाली आकृति इसके सर्वांग सम होगी। अगर हमने यहाँ लिया, मान लीजिए हमने यहाँ लिया ये और यहाँ ले लिए कि ये आकृति, तो ये दूसरे के सर्वांग सम नहीं होंगी। क्यों? इनका आकार तो एक जैसा दिख रहा है लेकिन समान नहीं। इनकी माप करेंगे अगर हम, तो ये अलग रेडियस का है और ये अलग रेडियस का, मतलब इसकी त्रिज्या छोटी है, इसकी त्रिज्या बड़ी है, तो इसकी माप समान नहीं आ रही है। तो आकार के साथ साथ माप भी समान होना चाहिए, और ऐसी आकृतियों को हम कहते हैं भैया सर्वांग सम आकृतियां। क्या कहते हैं? सर्वांग सम आकृतियां। अब सर्वांग सम आकृतियां ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, ठीक है। अब बता लेते हैं त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में। अगला टॉपिक क्या हमारी त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में बात कर लीजिए, भी इंपॉर्टेंट है, जरा समझिए आप लोग त्रिभुज की चलिए त्रिभुजों की सर्वांग समता। सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भागों के लिए हम संक्षेप में सीपीसीडी कहते हैं। मतलब जो सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं बेटा, उसमें आप देखोगे उसके संगत भाग सही बराबर होते हैं। कैसे? देखो, जैसे इसकी ये पहली भुजा है तो इस दूसरे त्रिभुज की पहली भुजा के बराबर होगी।
इसकी ये दूसरी भुजा इसकी इस दूसरी भुजा के बराबर होगी, इसकी ये तीसरी भुजा इस तीसरी भुजा के बराबर होगी। अगर इस कंडीशन में आप देखोगे कि ये चीजें बराबर है बिल्कुल, तो इसे हम कहते हैं CPCD। क्या कहेंगे? CPCD। मतलब आप लिख सकते हो कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज PQR के। कब? जब आपको तीन चीजें एक समान बराबर बतानी है। अगर किसी भी त्रिभुज में आप तीन चीजें एक समान एक बराबर बता दोगे आप, तो समझ लेना कि वो एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांग सम होगा। कैसा होगा? सर्वांग सम होगा। तो आपको सर्वांग सम बताने के लिए यही शर्त बतानी है। अब इसके आगे बात कर लेते हैं जरा। आगे और बेसिक है हमारा, इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? चलिए फास्टली स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं क्लीन कर रहा हूँ। चलिए ले लिया। ओके, अब आगे देखिए जरा। अब इससे संबंधित कसौटियां हैं कुछ त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियां। उन कसौटियों के बारे में और हम बात कर लेते हैं, कौन कौन सी कसौटियां हैं जरा वो समझ लेंगे, है ना। सर्वांग सम त्रिभुजों के लिए कसौटियां, ये भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर्वांग सम त्रिभुजों के लिए कसौटियां, इसके बारे में बात कर लेते हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियां, यहाँ लिखेंगे हम हेडिंग में, त्रिभुजों की सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियां। ठीक है, सर्वांग समता के लिए कसौटियां क्या क्या? पहली कसौटी है, ध्यान से देखोगे आप, SSS। क्या भैया? SAS। पहली कसौटी है SAS। अब यहाँ SAS का मतलब क्या हो समझ लीजिए। इसको हम कहते हैं भुजा, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। समझो जरा, भुजा कोण भुजा, SAS, भुजा कोण भुजा। S का मतलब क्या होता है भैया? साइड। साइड मतलब भुजा। A का मतलब होता है एंगल, और S का मतलब होता है साइड। साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, SAS, साइड एंगल साइड। अब ये कैसे होती है देखो जरा। जैसे मान लेते हैं हम, हमारे पास त्रिभुज है, दो त्रिभुज, आप ध्यान से देखो, कोई से भी दो त्रिभुज मैं ले रहा हूँ। यहाँ से मेरा एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज ले रहा हूँ मैं ये दोनों त्रिभुज हमारे पास है। ध्यान से देखोगे आप लोग, ये त्रिभुज है, इसके आप नाम, जैसे मैंने नाम दिया ABC, इसका नाम दे रहा हूँ मैं PQR। ये दोनों त्रिभुज हमारे पास है। आप इसमें देखोगे भैया, इसकी मैंने अभी बताया था आपको कि आप अगर बताना है तो तीन चीजें बराबर बता दीजिए। फिर क्या करें? भुजा कोण भुजा, भुजा बता दीजिए और कोण बराबर बता दीजिए। ठीक है, इसकी जो पहली भुजा है वो इसकी पहली भुजा के बराबर हो जाता है। आप लिख सकते हो कि AB बराबर PQ, ये वाली भुजा इसके बराबर है। दूसरा आप क्या लिख सकते हो कि इसकी जो भुजा है, ये वाली भुजा ले लो या ये वाली ले लो, कोई सी भुजा आप लिख सकते हो। जैसे हमने लिया BC भुजा QR के बराबर, इसकी जो BC भुजा है वो QR के बराबर है। मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है। ठीक है, तो क्या हो गई? भुजा और भुजा हो गई दो बार, देखो भुजा भुजा। अब क्या बचा? कोण। क्या बचा? कोण। तो आप देखोगे कि इसका जो कोण है, जैसे मान लीजिए इसका कोण B है और इसका कोण इस साइड क्या है, मान लीजिए Q है। इसका कोण जो B बन रहा है और इसका कोण जो क्या बन रहा है, Q बन रहा है। आप लिख सकते हो कि कोण B बराबर होगा कोण Q। जब तीनों चीज हम सिद्ध कर देते हैं कि भुजा कोण भुजा, तो समझ लीजिए कि इसका जो त्रिभुज ABC है वो सर्वांग सम होगा त्रिभुज PQR के। समझ गया ना? सर्वांग सम होगा त्रिभुज PQR के। ये त्रिभुजों की सर्वांग समता की पहली कसौटी है। दूसरी कसौटी क्या है जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, दूसरी कसौटी है भैया 1 2, दूसरे नंबर की कसौटी, इसको हम बोलते हैं ASA। क्या बोलेंगे? ASA। ASA का मतलब है A फॉर एंगल, एंगल मतलब कोण, S मतलब भुजा साइड, साइड को बोलते हैं भुजा, और A मतलब एंगल, एंगल मतलब कोण। भुजा कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, ASA, कोण भुजा कोण। समझ गए ना आप? कोण भुजा कोण, ASA। ठीक है, मतलब दो कोण बताना है और एक भुजा आपको बतानी है। तो आप जैसे दो त्रिभुज लिए, इसके नाम दे देता हूं मैं ABC, इसी की जैसे त्रिभुज ले ले रहे हम। हमने एक त्रिभुज लिया जो है, मान लीजिए ये है हमारा पहला त्रिभुज और एक त्रिभुज ये है। ठीक है, इसको नाम दे रहा हूं मैं ABC, इसको नाम दे रहा हूं मैं PQR। ठीक है, PQR, ये दो त्रिभुज हमने लिए। अब आप इसमें देखोगे कि जो एंगल होगा इसका, जैसे मान लीजिए हमारा एंगल एक ये है और एक एंगल ये है, इसका एंगल ए और इसका एंगल P। तो आप देखो कि एंगल A बराबर होगा एंगल P के। जब तक एंगल साइड एंगल,
एंगल साइड एंगल। और आप इसमें देखोगे कि एक एंगल हम यहाँ ले इसका सी ले रहे हैं और एक एंगल यहाँ का आर ले रहे हैं, मतलब एंगल सी बराबर होगा से एंगल आर के। क्योंकि देखो इसमें दो एंगल बताना, एंगल एंगल मतलब दो एंगल और उसी एंगल के बीच की एक भुजा, तो उसी एंगल के बीच की भुजा क्या ये है, ए सी बराबर किसके होगी, ए सी बराबर होगी भैया पी आर की। जब ये दोनों चीजें अगर तीनों चीजें सिद्ध हो गई तो हम क्या कह सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, है ना। ये दूसरी कसौटी हो गई। अब तीसरी कसौटी क्या है जरा देख लीजिए यहाँ पर, पहली दूसरी तीसरी कसौटी। तीसरी कसौटी है ए एस, वो इसी का रूप है, किसका, दूसरी कसौटी का थोड़ा सा विस्तृत रूप, एक प्रकार से आप बोल सकते हो इसी का एक संशोधित रूप है। क्योंकि यहाँ पे अलग अलग एंगल कर दिया, बीच में साइड कर दिया, यहाँ पर दोनों एंगल साथ में कर दिए हैं और साइड को अलग कर दिया, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ए मतलब एंगल, एंगल मतलब कोण, कोण, ए मतलब एंगल, एंगल मतलब कोण, कोण, एस मतलब साइड, साइड मतलब भुजा, एंगल एंगल कोण कोण भुजा। अब इसमें कोण कोण भुजा को आप कैसे सिद्ध कर सकते हो, कोण कोण भुजा को इसी का परिवर्तित रूप है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दोनों एंगल हैं, सॉरी त्रिभुज है, इसका नाम दे दिया ए बी सी, इसका नाम दे दिया हमने पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो आपको क्या बताने, दो एंगल बताने हैं, तो कोई से भी दो एंगल ले लीजिए, जैसे ये ले लूं या ये वाला एंगल, इसमें ये एंगल और ये एंगल ले लिया, इसका ये एंगल और ये एंगल ले लिया, ठीक है। ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, इसकी भुजा बतानी तो ये वाली भुजा मान ली इसके बराबर है। तो आप लिख सकते हो कि एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के और एंगल सी बराबर होगा एंगल आर के। इसी प्रकार जो बी सी है वो बराबर होगी क्यू आर के। इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। इसके होगा सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। ये तीन कसौटियां जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट्स कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितना भी इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक था मैंने कोशिश की है कि सारा का सारा आपको समझा दूं ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आ जाए। सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं। संगत मतलब इसके साथ, जैसे इसका ये एंगल बराबर तो इसका उसी बिल्कुल वही का एंगल उसका भी बराबर होना चाहिए। जो वाली भुजा इसकी बराबर वो दूसरे की भी बराबर होनी चाहिए, तभी वो सर्वांग सम कहलाते हैं। बेसिक का मैंने जितना हो सका सारा बेसिक मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। अब क्या है, एस 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 सर्वांग सम का नियम, ठीक है। और एच एस ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, ठीक है। त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, त्रिभुज के बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। आप एक बार सारांश को जरूर पढ़िए, अपनी बुक्स में देखेंगे आप लास्ट में रखा रहता है सारांश। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, इनको आपको पढ़ना और लिख लेना है ना। ये बेसिक से रिलेटेड होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकते हो, ब्लैंक्स मतलब खालिस्तान में भी दे सकते हैं, आपको सही जोड़ी में भी दे सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसको आप लोग पढ़ा करो, ठीक है। और मैंने अध्याय 7 का सारा बेसिक आपको समझा दिया है और आशा करता हूं कि आपको सारा का सारा बेसिक समझ में भी आया होगा, ठीक है। और नहीं आया तो वीडियो को आप रिवर्स करके देखो, एक बार नहीं तो दोबारा देखो, लेकिन आप उसको समझो, उसके नोट्स बनाओ, उसको खुद से सॉल्व करके देखो, तो आपको सारा का सारा समझ में जरूर आएगा बेटा। और इसके साथ मैंने सारा बेसिक आपको समझा दिया है और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसी के साथ बेटा आज की क्लास हम खत्म कर रहे हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको लेकर आ रहे हैं 7.1 इस चैप्टर से संबंधित प्रश्नावली रहेगी, जिसकी एक्सरसाइज रहेगी 7.1। दूसरे वीडियो मिल जाएगी आपको 7.2, तीसरे में मिल जाएगी 7.3 और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और जो 9th क्लास के बच्चे हैं और 10th क्लास के बच्चे हैं, आपको यूट्यूब पे फ्री सारे पूरा मैथ्स का कोर्सेज आपको फ्री मिल जाएगा। अभी तक 7 चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिए, 7 चैप्टर मैंने 10वीं के कंप्लीट करवा दिए और 7 चैप्टर लगभग 9th क्लास के भी कंप्लीट होने वाले हैं। और आप इसी तरह फ्री एजुकेशन चाहते तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और बेटा आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने सहपाठियों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।